सर ठीक है। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना आता है और लगा के भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वो रिवर्सल की ट्रेडिंग कर रहा होता है और उसी पे उसका रिजल्ट 55% आता है। इस वजह से वो उस पर सक्सेस हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर लगाई जाए तो इतनी लाइंस बन जाएंगी कि सारा चार्ट लाइन से भर जाएगा। तो अब किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई जाए और उसका तरीकेकार सही तरीका कौन सा होना चाहिए, और जब किसी भी एसएनआर के ऊपर कैंडल ऊपर क्लोज हो या नीचे से क्लोज हो तो उसको ट्रेड लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, फिर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझेंगे, और कितने एसएनआर की टाइप्स होती हैं जो हम ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जो बेसिक थे उसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ आप लोग के समझने में कि हम लाइन कैसे खींचते हैं। सबको पता होगा, लेकिन किसी को अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कि अगर एक रेड कैंडल बन जाए, उसका विक आपको छोटा सा मिलता है। ठीक है, एक रेड कैंडल ऐसी मिले जिसका विक आपको बहुत बड़ा मिलता है डाउन की तरफ से। एक रेड कैंडल ऐसी मिल जाए जिसके नीचे विक बिल्कुल भी नहीं है। एक रेड कैंडल ऐसी मिल जाए जिसका नॉर्मल विक है नीचे की तरफ, या एक रेड कैंडल ऐसी मिल जाए वो भी नॉर्मल विक है, जैसे एक नॉर्मल बनता है। फिर यहाँ पर बायर आ जाए तो बायर का विक यहाँ पर बड़ा हो जाता है सेलर के विक के साथ। देखिए नीचे का विक बड़ा हो गया और यहाँ पर बायर का विक छोटा है, सेलर का विक बड़ा है नीचे की तरफ से। और यहाँ पर बायर के कैंडल के अंदर कोई भी विक नहीं है, ऊपर से विक है या फिर ऊपर से भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जब सेलर्स के बाद बायर आए तो जंप अप करके बायर बनते हैं, और ये विक हो भी सकता है, विक नहीं भी हो सकता है, विक बड़ा भी हो सकता है, विक छोटा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। फिर यहाँ पर जंप डाउन करके बायर्स आते हैं। तो ये कंडीशंस बनती रहती हैं चार्ट के अंदर। मार्केट इस तरीके से कोई भी रिवर्सल पैटर्न बना रही होती है। जो हम रिवर्सल पैटर्न समझते हैं, इंगल्फिंग हो सकता है, पियर्सिंग लाइन, इनसाइड बार, आउटसाइड बार, या बुलिश हरामी, ये सारे इस किस्म के पैटर्न बन सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का जो बेस्ट तरीका होता है, वो सबसे पहले जो हम लाइन लगाते हैं वो ओपन प्राइस पे लगाते हैं। ये ऑफिशियली लाइन कही जाती है कि ये वाला जो जहां से बायर ने स्टार्ट किया, जहां से विजिबल है, अगर हम पहली लाइन लगाएं तो यहां पर लगा सकते हैं। इसको हम सपोर्ट अकेले भी मान सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि विक्स बड़े हैं साइज में, तो फिर हम दूसरी लाइन बना के जोन बना सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो दूसरी लाइन अगर सपोर्ट बनाते हैं तो सबसे नीचे वाली कौन सी विक है, चाहे वो रेड की हो चाहे वो ग्रीन कैंडल की हो, तो हम वो वाली लगाते हैं। जैसे यहां पर लगा लिया, जैसे यहां पर लगा लिया, जैसे यहां पर लगा लिया। ये हमारा कंप्लीट सेट बन गया सपोर्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या एक प्रॉब्लम आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि या तो रेड कैंडल का विक बहुत बड़ा होता है नीचे की तरफ से, या तो रेड ग्रीन कैंडल का विक बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से ऐसे बड़ा बन जाता है बाजू का। तो फिर यहाँ पर परेशानी ये होती है कि अब अगर पूरी जून लेते हैं तो फिर इसके अंदर तो 2 से 3 कैंडल आ जाएंगी। अब क्या करें? तो ये भी सपोर्ट तो है, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो देखें कि अगर आपको जोन बहुत बड़ी नजर आती है कि बहुत बड़ी बन जाएगी, तो आपको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक माइनर सी जोन बनानी है, ये इतनी सी बस। जहां पर आपको लगे कि विक्स बहुत ज्यादा हैं तो आप छोटे विक को ले लें। छोटी सी जोन, जोन की एक जो स्टैंडर्ड साइज होती है कोई भी जोन बनाने के लिए, वो ये होती है। अगर इससे बड़ी जोन बने तो फिर आप छोटे विक को आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट बनेगी, और सपोर्ट के बाद ऐसे ही रेजिस्टेंस बनाएंगे। पहले ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद फिर रेड कैंडल आएगी, और वहां पर ओपन प्राइस और विक जो हाईएस्ट हाई होगा उसके हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो फिर उसका जो दूसरा वाला विक है हम उससे एक लाइन जोन बना सकते हैं। ये है सिंपल तरीका। लेकिन अगर इस तरीके से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लाइनें बन जाएंगी और पता नहीं चलेगा कि कौन सी लेवल को ट्रेड करें और कौन सी लेवल को ट्रेड ना करें। ठीक है, ये तो तरीका था। अब यहां पर ये बात समझ में नहीं आती कि हम कैसे समझें कि कौन सी सपोर्ट स्ट्रांग है और कौन सी सपोर्ट वीक है। यहां पर अगर
आपको एक सेलर की कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और उसके बाद एक वीक कैंडल मिलती है, और दूसरे सेटअप के अंदर आपको एक वीक कैंडल के बाद, या फिर दोनों भी स्ट्रांग हो सकती हैं, आपको एंड वाली कैंडल जो है वो स्ट्रांग मिलती है। तो आप देखेंगे, अपने माइंड से पूछें कि जब सेलर वीक होंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं, या जब सेलर स्ट्रांग होंगे तो बायर आसानी से आ सकते हैं। आपको लॉजिक क्या बताती है कि जब सेलर की कैंडल वीक होगी तभी बायर आसानी से आ सकते हैं। तो अगर जहां पर बायर आसानी से आपको समझें कि आ सकते हैं, तो वो हम सपोर्ट उस ग्रीन कैंडल की जितनी भी हाइट हो, जितनी भी बॉडी हो, लेकिन हमने फोकस करना है ऐसी कैंडल के ऊपर जिसके बाद ये बायर आया है, और वो कैंडल है रेड कैंडल, वीक कैंडल है। तो इस किस्म की जितनी भी एसएनआर बनेगी, हम इसको वीक एसएनआर काउंट करेंगे। ये हमारी वीक एसएनआर रहेगी। लेकिन यहां पर सेलर की कैंडल बहुत स्ट्रांग है, अगर इसके बाद छोटा सा भी बायर आ जाए, चाहे वो स्पिनिंग कैंडल की तरह ही क्यों ना हो बायर, या उससे थोड़ा सा बड़ी साइज का ही क्यों ना हो, या इन्वर्टेड हैमर ही क्यों ना हो, कोई सी भी कैंडल आ जाए इस तरीके से, तो यहां पर जो सपोर्ट बनाएंगे वो सपोर्ट होगी स्ट्रांग सपोर्ट। तो ये कैंडल जो सपोर्ट बना रही है, ये हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर आप स्ट्रांग रेड कैंडल के बाद आपकी सपोर्ट बनती है, तो वो स्ट्रांग कहलाएगी। आपने फोकस ग्रीन कैंडल को नहीं करना, आपने फोकस करना है रेड कैंडल को। इसी तरीके से रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपने रेड कैंडल को फोकस नहीं करना, आपने ग्रीन कैंडल को फोकस करना है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी वीक है। अब अगर हमने इसकी परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो ये 80 प्लस के काम करती है एसएनआर, और ये 55 प्लस या 55 तक जो है एसएनआर काम करती है। तो यहीं पर एक फिल्टर बन जाता है कि अगर वीक एसएनआर काम करेंगे तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर काम करेंगे तो विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां से इस एसएनआर को स्किप कर दें, तो ये वाली एसएनआर को यूज करें, तो आपके स्किप हो जाएंगे और ये आपका रिजल्ट अच्छा देना आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप कैंडल के एंड को देखें कि कौन सी कैंडल आखिर में क्लोज हुई है। इसका ब्रेकआउट होता है, मोस्टली रिवर्स होता है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, वो भी मार्केट में रिवर्स होती है। इसका ब्रेकआउट होता है, मार्केट कंटिन्यू कर लेती है, या फिर इसके ऊपर सपोर्ट पे कैंडल क्लोज होती है, तो कभी काम करती है तो कभी काम नहीं करती, क्योंकि इसको ब्रेक करना आसान है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रीजंस होते हैं, जब बायर सेलर जब वीक हो चुके तो बायर को वापस आने की जरूरत क्या थी, बायर को ऊपर कंटिन्यू करने की जरूरत थी। तो बायर अगर वापस आ जाए तो इट मींस दैट दे विल ब्रेक सपोर्ट लेवल। तो ये थोड़ी सी लॉजिक अपने जहन में रखेंगे। फिर जब हम किसी भी सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक सपोर्ट हम यहां पर लगाते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट के ऊपर इस रेड कैंडल क्लोज होती है, तो पॉसिबल है कि रेड कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए, ये इस तरीके से इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस सपोर्ट के ऊपर ऐसे क्लोज हो जाए कि नीचे वाली लेवल को ब्रेक नहीं किया, टच नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाली लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। अब याद रखिए कि एक कानून है कि जब भी कोई लेवल प्राइस ऊपर से आके डायरेक्ट क्लोज हो जाए तो ये सपोर्ट है, और अगर ये वाली लेवल पे थोड़ी सी प्राइस नीचे आ गई तो ऊपर वाली लेवल क्या बन गई हमारी, ये रेजिस्टेंस बन गई। तो यहां पर अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो बाज औकात क्या करते हैं लोग कि जब रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फौरन से एक बाय का ट्रेड करते हैं, और उनका बाय का ट्रेड फेल हो जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुकी है, पहले वाली लाइन को, दूसरी वाली लाइन को इसने टच नहीं किया। अब पहले वाली लाइन जो ये वाली लाइन है, ये यहां पर रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि सेलर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर ऐसे आके ये कंट्रोल मार्केट में नहीं आएंगे। सेलर क्या करेंगे, जंप लगा के इसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। या फिर अगर यहां पर एक रेड कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाए, और अगर बायर आना चाहते हैं मार्केट में,
तो बायर को जंप लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर बायर जंप लगा के आना भी चाहते हैं तो बायर इस नीचे वाली सपोर्ट को लेके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। और बाकी अगर आप इस रेड कैंडल के इस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहां पर न जंप ना लगे, इन केस में कोई भी जंप नहीं लगता, जैसे कि सेलर ने जंप अप नहीं किया या बायर ने जंप डाउन करके नहीं आए, तो यहां पर रेड कैंडल अगर बनने के चांसेस या फिर यहां पर ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस 50-50 हो जाएंगे। तो अगर कोई भी जंप नहीं लगता तो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये चांसेस 50-50 हो जाएंगे। ये वाले एसएनआर एक कैंडल क्लोज होगी तो काम नहीं करेगी। एक तो आप ये तरीके से है। यहां पर हमने एक चीज मेंशन की, जंप, जंप अप या जंप डाउन। अब यहां पर उसका कानून स्टार्ट होता है कि क्यों इस तरीके से क्यों होता है। बाकी ये वाली जो कैंडल हमने यहाँ पर सपोर्ट पे क्लोज किए, इसके बाद अगर कैंडल आ जाए और कोई भी जंप ना बने तो मोस्टली ये वाली कैंडल रिवर्स करती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रेड कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए, भले बीच में कैंडल क्लोज हो जाए, लेकिन उसको नीचे वाली कैंडल लाइन से रिजेक्शन मिलती है, तो यहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बायर की कैंडल आ जाती है विदाउट जंप, क्योंकि नीचे वाली लाइन उसको टच हो गई है। और फिर दूसरी, अगली रेड कैंडल ऐसे भी क्लोज हो सकती है कि नीचे वाली लाइन पे ही डायरेक्ट क्लोज हो जाए। तो नीचे वाली लाइन पे अगर क्लोज होती है कैंडल, तो इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर सेलर आना चाहे और अगर बायर आना चाहे तो क्या हो सकता है। तो 3 दफा मैं ये ड्रा कर रहा हूं कैंडल, यहां से यहां। अगर सेलर आना चाहते हैं तो या तो इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, या तो इसको जंप डाउन करके कंटिन्यू करेंगे। जंप डाउन कितना भी हो सकता है, बस इस लेवल से नीचे होना चाहिए। और अगर कोई भी जंप नहीं लगता तो फिर यहां से बायर आ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं, किसी भी कोई भी कैंडल किसी भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपको वहां पर मेक श्योर करना होता है कि प्राइस की ओपनिंग प्राइस कैसी है। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, अभी कैंडल अगली ओपन होती है, 1 सेकंड के अंदर ट्रेड लगा लेते हैं। ये कंफर्म नहीं करते कि कैंडल ने जंप लगाया है या नहीं। कैंडल अपनी प्राइस जहां पर प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई वहां से अगली कैंडल ओपन हो रही है कि नहीं। हमने कम से कम 3 से 4 सेकंड ये मेक श्योर करना होता है कि कैंडल में कोई जंप ना लगाओ, क्योंकि अगर आपका डिसीजन बाय है और सही डिसीजन है और जंप लग गया तो वो सेल बन जाएगा, या फिर आपका डिसीजन सेल का है और वो सही डिसीजन है, जंप लगा तो वो बाय बन जाएगा। बाकी आपका डिसीजन ही अगर गलत था तो फिर जंप लगेगा तो आपका तो ट्रेड विन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा सेटअप काम कर रहा है। तो आप इस जंप को समझेंगे, तो इस वजह से जंप्स कंटिन्यू करते हैं। अब जंप क्यों लगते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जंप किसी एसएनआर की वजह से लग रहे हैं, क्योंकि उसी एसएनआर को स्किप करना, उसी एसएनआर को ब्रेक करना, उस वजह से जंप लग रहे हैं। इट मींस दैट जब भी दो कैंडल के बीच में जंप होगा तो वहां पर एसएनआर का रोल होता है, और आप जरूरी नहीं है कि वो एसएनआर फाइंड करें कि कहां पर है। बस दो कैंडल के बीच में जंप लग गया, आपको पता होना चाहिए कि इस दो कैंडल के बीच वाले जंप को कैसे हमने यूज करना है। एक तो चांस है कि 90% जब भी जंप लगता है प्रीवियस कैंडल का कलर फॉलो होता है। जैसे कि रेड कैंडल के बाद जंप लगा तो रेड कैंडल 90% चांस से बनेगी। ग्रीन कैंडल ये 10%, ये रीजन होता है कि अगर नीचे से सपोर्ट हो तो 10% ये बायर आ सकते हैं जंप के बाद, नहीं तो 90% ये जंप कंटिन्यू करने के लिए लगाया जाता है। अब आपको ओवरलैप एसएनआर को समझना है। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल ऐसे ओवरलैप करती है अगली ग्रीन कैंडल को, तो ये ओवरलैप करने का रीजन क्या बनता है, कोई भी एसएनआर इसको हिट कर रही होती है, प्रीवियस जो कैंडल नंबर 1 है या किसी एसएनआर के नीचे क्लोज होती है, और उसको ब्रेक करने के लिए कैंडल नंबर 2 जंप लगाती है। तो जंप लगा के ये तो चले जाएंगे अपना रोल प्ले करके, लेकिन मार्केट वापस तो इसी जगह पे वापस आएगी, और जब भी वापस आएगी तो ये जो जंप ओवरलैप वाला सीन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसको कौन सी कैंडल ब्रेक कर सकती है, रेड कैंडल ब्रेक कर सकती है। अगर रेड कैंडल ब्रेक करती है या रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, अगर ऊपर क्लोज हो गई तब भी रिवर्सल आएगा और स्ट्रॉन्ग एसएनआर माना जाता है इसको। और ये क्लोज होना इस एसएनआर के ऊपर ये सारे कानून लागू होंगे, तो यहां से बायर आ सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो भी बायर आ सकता है। तो ये आपने हिडन एसएनआर को समझना है। जो ओवरलैप की एसएनआर ये हिडन एसएनआर काउंट होती है।
और इसी को कोई भी फोकस नहीं करता, जिसकी वजह से उसके लॉसेस हो सकते हैं। मतलब कि आप जंप को भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। एक स्ट्रेटजी ये है कि जहां पर भी जंप लगे, आप भले डेमो पे ट्रेडिंग करके आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें, जंप लगे तो देखो पिछली कैंडल का कलर क्या है और आप ट्रेड करो, देखो कि आपका कितना रिजल्ट आता है। और उसके बाद फिर उसी जंप का ब्रेकआउट हो जाए और आप फिर देखो कि कितने आपको रिवर्सल्स मिलते हैं। ऐसे ही सेलर की कैंडल के लिए आप जंप लगाएंगे। अब ये वाला जो हमने जंप लगाया ओवरलैप जंप कहते हैं इसको, क्योंकि एक कैंडल दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल को थोड़ा सा ओवरलैप किया, इसके ऊपर चढ़ गई है। लेकिन जंप दूसरे किस्म का भी होता है, जब दो कैंडल के बीच में स्पेस बन जाती है। वो कैसे जंप हो सकता है? जैसे कि एक रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल ऐसे बनी, ये जंप। अगर इसके विक्स बड़े भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको विक्स को क्या कुछ करना है। नहीं नहीं, आपने वो वाली पॉइंट लेनी है जहां पर गैप लगाए। आप यहां से पॉइंट ले लेंगे ऐसे, ये वाली पॉइंट, ये आपके लिए एसएनआर है। सेम यहां पर ब्रेकआउट होगा, मार्केट रिवर्स करेगी, और यहां पर इसके ऊपर क्लोज होगी तब भी मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये हिडन एसएनआर है, आप इसको यूज करेंगे, इस पे आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा और स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो ये है 2 से 3 किस्म एसएनआर के। अब इसके बाद हम दूसरे एसएनआर के किस्म पढ़ेंगे। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है वो मुझसे सवाल पूछे, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं सर, कोई मेरा तो कोई कुछ अच्छा, समझ में आ गया सारा? ठीक है, इंशाल्लाह। मैं आगे चल के पूछूंगा भी जी सही, सर, आ गया। ठीक है ना? जी सर। ओके, ठीक है। अब ये जो स्ट्रांग एसएनआर और वीक एसएनआर पड़ा था वो हम रेंजिंग मार्केट में इस्तेमाल करेंगे, वो हम ट्रेंड के अंदर इस्तेमाल कम करेंगे। ट्रेंड के अंदर हम कौन सी एसएनआर को यूज करेंगे? वो होगी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मैं आपको दो एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर देखिए कि यहां पर एक बायर की मूवमेंट है, ठीक है, और बायर की मूवमेंट से पहले एक सेलर की मूवमेंट थी। तो ये सेलर की मूवमेंट ने क्या बनाया? एक सपोर्ट बनाया। अब दोबारा सेलर की मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, फिर दूसरे ऑप्शन के अंदर मैं ऐसी एक मूवमेंट बनाता हूं जहां पर सेलर की मूवमेंट आती है या बायर की मूवमेंट आती है पहले, वो इस लेवल को ब्रेकआउट कर लेती है। लेकिन ब्रेकआउट करने से पहले हमें पता था कि यहां से एक रेजिस्टेंस बनी थी, वो रेजिस्टेंस जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ये वाली रेजिस्टेंस, ये इस वजह से मार्केट रिवर्स आई थी और फिर अभी उसी मार्केट का क्या हुआ है? ब्रेकआउट हुआ है। अब हम देखें कि यहां पर बायर्स की मूवमेंट हुई। इस मूवमेंट के अंदर हम इसकी स्पेस को चेक करते हैं कि बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। तो यहां पर सेलर्स को देखें। अब रिसेंटली किसने कवर किया है इन बायर्स को? सेलर्स ने कवर किया। लेकिन अगर दोनों की मेजरमेंट करें तो दोनों में क्या फर्क है? जितने सेलर्स हैं उतने ही बायर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर सेलर्स को देखूं और मैं यहां पर बायर्स को देखूं, तो अब यहां पर क्या पता चलता है कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं, यहां पर इक्वल है। मैं इस एसएनआर को बोलता हूं ओपन एसएनआर, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ओपन एसएनआर बोलता हूं, ताकि ये ओपन है, ये सेटअप आपका 50% काम करेगा ट्रेंड के अंदर, ये 50% काम करेगा। ये वाला जो सेलर को बायर ने कंट्रोल किया, एक ऑर्डर फ्लो बना, और उसके बाद ये बायर इस सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस थी पहले, अब सपोर्ट बन चुकी है। अगर यहां पर दोबारा कैंडल क्लोज हो जाती है इसी सपोर्ट के ऊपर, तो इसके जो काम करने के चांसेस हैं वो ओपन एसएनआर से बहुत ज्यादा हैं। और इसको अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेंड डायरेक्शनल के वे में ट्रेड कर रहे हैं, आप काउंटर ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो ये जो अगर रिवर्सल होगा तो इसके जो आपको चांसेस मिलेंगे वो 80+ मिलेंगे।
ठीक है। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इस एसएनआर के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ऑर्डर फ्लो सपोर्ट करता है, और साथ साथ में हमें नीचे से एक डिमांड लेवल होती है वो सपोर्ट करती है, ऊपर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वो सपोर्ट करती है, और साथ में ट्रेंड जो ऊपर की तरफ मार्केट जा रही होती है वो सपोर्ट करता है। तो 3 से 4 चीजें हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रही होती हैं, और यहां से ये एक मोमेंटम बायर का वो सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो ये आपके ज्यादा विनिंग मिलेंगे। ट्रेंड के अंदर जब भी एसएनआर को यूज करो, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को यूज करें, ये आपका बेस्ट होगा। इसको एक एज ए स्ट्रेटजी बना के भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि फ्लो भी इसके अंदर साथ है, और जब हम सप्लाई एंड डिमांड को पढ़ेंगे तो वो भी इसके साथ हो जाएगा। तो ये एक सेट बन जाएगा 2 to 3 स्ट्रेटजीज का। तो इसको फोकस ज्यादा आपने करना है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। मैं इसका एक सेटअप बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अगर विक्स हो तो हम किस तरीके से लेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप सवाल पूछें, मैं उसका आंसर करूंगा आप लोगों को। अभी तक मुझे किसी ने सवाल नहीं पूछा सर इस एसएनआर के ऊपर 1 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे या 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे या 3 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे, कि ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा? सर अभी 1 मिनट यस के ही सर, करते हैं। यस सर। ये वाला किसी के जहन में सवाल नहीं आ रहा? हाँ, आ रहा है? जी सर आ रहा सर है। असल में सर ये अगर डाउन ट्रेंड में अगर बात की जाए, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो सर कितने मिनट की वाकई में ट्रेड लेनी चाहिए? और अगर अप ट्रेंड को देखें तो सर वो तो फ्लो बता रहा है कि अप ट्रेंड तो मतलब अप ही जाएगा। हाँ, आप ट्रेड के अंदर 1 मिनट का भी ट्रेड कर सकते हो, साथ में 5 मिनट का ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन उस 5 मिनट का ट्रेड करने का एक रीजन अलग है। पता है क्या? अब देखो, पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसके बाद क्या बन गया? ये सपोर्ट बन गया। अब आप रिवर्सल का ट्रेड करोगे 1, और कंटिन्यूशन का ट्रेड करोगे 5 मिनट का। रिवर्सल का ट्रेड कितने मिनट का करोगे? 1 मिनट का। 5 मिनट। नहीं, रिवर्सल का 1 मिनट का, ठीक है। अच्छा क्योंकि कंटिन्यूशन का ट्रेड, अब ये रिवर्सल का ट्रेड, अब आपकी कैंडल कहां पर क्लोज हो जाती है? ये सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट लेवल का थोड़ा सा नीचे कैसे भी देखो, ये ट्रेंड का फ्लो है ना, थोड़ी सी भी वीकनेस होगी ना, चाहे गैप के साथ क्लोज हो, चाहे इसके आगे पीछे क्लोज हो, ये कवर हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रांग कौन है? बायर स्ट्रांग है। बायर। तो इस वजह से यहां पर आप 1 मिनट का ट्रेड करोगे कि एक रिवर्सल का ट्रेड आपको मिलेगा, 1 मिनट का बायर आ जाएगा। राइट हो गया? ये आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अब क्या बना है दोबारा? एक पैटर्न बना, एक पैटर्न बना। ये पैटर्न आपको 5 मिनट के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो यहां से अगर आप 1 मिनट का ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो जाए तो साथ में आप उसके बाद 5 मिनट की एक्सपायरी का ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज के, जो हम ट्रेंड लाइन आगे चल के पढ़ेंगे तो वो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट चल रही है। सर एक सवाल था। जी जी सर मान लीजिए जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बना है आप ट्रेंड में, ऐसा सपोर्ट लेवल पे अगर ट्रेड प्लेस किया बायर लेवल बाई के लिए, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर डोजी बना के फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर चला, वो डोजी बन सकता है, इनडिसिशन हो सकता है, ठीक है। इनडिसिशन मतलब कि ऐसा होता है कि या तो कैंडल के बीच में गैप होता है, या तो फिर कैंडलस्टिक सही तरीके से उसी एसएनआर के ऊपर क्लोज नहीं होती, तो तब सेलर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो इनडिसिशन हो जाता है, फिर बायर कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डोजी तब आता है जब कोई एक पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होती। क्योंकि डोजी कैंडल का रोल क्या है आने का? या तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम वो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बायर की जो कैंडल बनी है, अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पर क्या बन सकता है? डोजी बन सकता है। नहीं, डोजी बनेगा, सेलर नहीं बनेगा। मतलब कि देखो कि ये एक चीज को याद रखो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होती है बायर की गैप के साथ, तो अगली कैंडल क्या होगी? गैप तो है तो ग्रीन होने का चांसेस भी ज्यादा है। ग्रीन होगी सर, 100% ग्रीन होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि बाउंस बैक भी हो सकता है कभी कभार। कभी कभार बाउंस बैक कैसे होता है? अगर
भले ही कितनी एसएनआर दूर हो, लेकिन इस एसएनआर के अंदर इतना पावर है, क्योंकि आपने अगर डिसीजन लिया है ना कि प्राइस कंटिन्यू करेगी, तो ये 100% राइट डिसीजन है ट्रेडर का। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाए और इस लेवल ने बाउंस किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, तो आपका इसमें कसूर नहीं है, और ऐसा मार्केट में होता है 10 to 15%। ठीक है, इस तरीके से होता है। तब ये आप नहीं कहेंगे कि एसएनआर या फिर ये मेरा ट्रेड फेल हो गया, नहीं, ये ऐसा हो सकता है। ये आप सोच लें कि कभी भी किसी एसएनआर के करीब आप ट्रेड करेंगे तो बाउंस बैक का खतरा होता है। ठीक है, नहीं तो मोस्टली तो मार्केट ऊपर ही चली जाती है। ठीक है, अगर बैड लक है तो फिर तो आपको पता है ना, बैड लक में तो सारे ट्रेड ही ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर बायर यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है तो बायर ऊपर जाएंगे, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डोजी बन जाएगा। अब ये डोजी बता रहा है कि बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अगर गैप होता ना, सेलर्स नहीं आ सकते थे, तो अब ये बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, अब सेलर आएगा यहां पर। सेलर लेकिन एक दफा कंफर्म करेगा। सेलर क्या करेगा, एक दफा कंफर्म करेगा, अपनी सप्लाई वाली लेवल से कंफर्म करेगा कि आ जाओ भाई, हम चले नीचे, तो फिर इसको टच करके फिर मार्केट में ये सेलर आ जाएगा। ये कंफर्म जरूर करता है इस लेवल से, तो हमें थोड़ा सा ऊपर चल के ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर प्राइस आती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, कंफर्म करके बाद में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब ये सेलर आ गया। अब सेलर जब आ गया, अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंट्रोल विक है। अब कंट्रोल विक एक एसएनआर का रोल प्ले करती है, तो यहाँ पर किसकी कैंडल आनी चाहिए, ग्रीन कैंडल आना चाहिए सर। ग्रीन मतलब ग्रीन कैंडल, सबको पता है कि ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब ये एक डोजी लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, डोजी। अब मतलब किसने आंसर किया, बायर्स ने आंसर किया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, अब कौन आएगा, सेलर्स ने सेलर आएगा। सेलर्स ने किया होगा नहीं, क्योंकि ये कंट्रोल विक है ना, कंट्रोल विक से तो मार्केट रिवर्स करती है ना। कौन कह रहा है, मेहताब कह रहा है। मेहताब पहले क्लास को भूल गए। नहीं है सर, सही है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर फिर सेलर्स आ जाएगा। अब ये डोजी क्यों आ रहा है, अब आपको पता चला ये दोनों डोजी क्यों आए थे। दोनों दफा बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मार्केट भी इस तरीके से चलते हैं। फिर क्या क्या होता है, कभी कभार अब अगर एक कैंडल इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाती है, तो अब अगली कैंडल 100% एक्यूरेट क्लोज होती है। ठीक है, अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बननी चाहिए सर, रेड बनना चाहिए, लेकिन गैप अप और गैप डाउन लगा देगा फिर सर वो प्रोजेक्ट हो सकता है। पहले देखना पड़ेगा सर कैंडल कहां पर ओपनिंग हो रहा है। अब बताओ क्या हुआ, अब किसने आंसर किया, सेलर्स ने आंसर किया। वी आर नॉट सेलर्स ने आंसर किया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर फिर सेलर की जगह पे वो नॉट इंटरेस्टेड हो गया, फिर यहाँ से बायर आएगा। ठीक है, और बायर मार्केट को कंटिन्यू कर लेगा। तो देखो कि डोजी इज अ कम्युनिकेशन कैंडल, तो डोजी कम्युनिकेट करती है सेलर और बायर के बीच में, क्योंकि कोई तो एक पार्टी कभी कभार इंटरेस्टेड होती है, कभी कभार इंटरेस्टेड नहीं होती। जब नहीं होती तो वो डोजी की कैंडल बनती है, और डोजी इसलिए बनते हैं। और खास करके डोजी दूसरी वजह भी होती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, दूसरे किसी दोस्त ने 1 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन हमें पता है कि 15 मिनट के बाद एक न्यूज आनी है। क्या आनी है, एक न्यूज। तो हम अभी अगर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें पता है कि 15 मिनट के बाद न्यूज आ रही है। अगर नेगेटिव हुई तो मार्केट नीचे आ जाएगी, और पॉजिटिव हुई तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। और अगर अभी हमारी एनालिसिस कहती है कि यू नीड टू गो इन अप डायरेक्शन, राइट। अभी सबकी एनालिसिस क्या कहती है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, और आपकी एनालिसिस कहती है पैटर्न के हिसाब से कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन 15 मिनट के बाद न्यूज, अब न्यूज का किसी को भी पता नहीं होता कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो अब हम यहां से 15 मिनट के बाद मार्केट में न्यूज आने वाली है, हम यहां पर कोई जो है ना $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है, सारे दुनिया के ट्रेडर्स रेडी हैं। ठीक है, अब कौन 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा 15 मिनट के वेट के बगैर, हो सकता है कि नेगेटिव न्यूज आ जाए। तो 15 मिनट के बाद ही ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, कि जो भी न्यूज आएगी उसके हिसाब से सेल करना है या फिर बाय करना है। तो ये 15 मिनट तक मार्केट में क्या रहेगी, वोलेटाइल ज्यादा रहेगा, अनसर्टेनिटी। ठीक है, न सेलर बहुत, मतलब न बहुत बड़ी पार्टियां सेलर की रेडी होंगी ट्रेड करने के लिए,
ना बहुत बड़ी पार्टियां बायर की ट्रेड करने के लिए रेडी होंगी। यहाँ पर कौन ट्रेड करेगा? यहाँ पर वो हम जैसे जो रिटेलर्स ट्रेडर होते हैं छोटे छोटे वाले, वो उनको पता ही नहीं होता, वो बस मलंग बने होते हैं, ठीक है। उनको न्यूज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस ट्रेड कर रहे होते हैं। लॉस हुआ तो ठीक है, विन हुआ तो छक्का लग गया, ठीक है। तो वो उनकी वजह से वो देखो वो ऐसा 5% जो है ना वो लोग होते हैं जो ट्रेड ऐसे नहीं करते, वो वेट करते हैं, क्योंकि वो 5% वही लोग होते हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में ट्रेड कर रहे होते हैं। बाकी 95% सब वो ऐसे जैसे कि हल्के सल्के ट्रेडर होते हैं, किसी के पास $200, किसी के पास $500, किसी के पास $1000 या $5000, इस तरीके से वो ट्रेडिंग जो कर रहे होते हैं, वो न्यूज की फैक्ट वगैरह को नहीं देखते, वो बस ट्रेड कर रहे होते हैं, उनको ट्रेड करने से मतलब होता है। तो फिर अनसर्टेनिटी पैदा होती है मार्केट को मूव कराने वाली, या डाउट था। मार्केट, जी 1 मिनट में कंप्लीट करूं। तो हाँ, इसको जो है ना कंटिन्यू कराने के लिए बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं, वो मार्केट को कंटिन्यू कराती हैं, रिटेलर्स मार्केट को कंटिन्यू नहीं कराते। ठीक है जी, पूछिए सवाल भाई। हाँ सर, न्यूज़ कभी आता है पर? हम्म, न्यूज़ का एक टाइमिंग रहेगा ना सर? न्यूज़ कभी आता है? न्यूज़ का टाइमिंग भी रहेगा ना? हाँ वो उसका टाइमिंग का उसका कैलेंडर मिलता है। हर हर 1 महीने का कैलेंडर भी ले सकते हो, 1 हफ्ते का कैलेंडर भी ले सकते हो, और रोज का कैलेंडर भी मिलता है। वो फ्री होता है, वो हर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। वो मैं आप लोगों को जब उसके न्यूज के रीडिंग के बारे में आएगा ना टॉपिक, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसको, ठीक है। अच्छा, चलेगा। ठीक है, तो देखिए कि न्यूज की वजह से भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, और अनसर्टेनिटी जब आती है तो मार्केट में क्या आते हैं? डोजीज आते हैं। और जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, जैसे कि सुबह की मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, सुबह की मार्केट में बहुत ज्यादा डोजीज आते हैं। तो डोजी इस वजह से आते हैं, और ये बीच में कम्युनिकेशन भी होते हैं, इसके कुछ रीजंस होते हैं। और डोजी के एसएनआर को भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसएनआर होती है, इसके विक की एसएनआर, क्योंकि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ में गैप्स क्या, सर जी सर अगर ऐसे हो कि दो से ज्यादा डोजी भी एक साथ बनती हैं, तो सर उसका भी सेम सेंस होता है कि अगर हाँ रेजिस्टेंस के ऊपर अगर खत्म होती है, देखो तो वहां से जो है ना सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये सेम। देखो कैसे होता है, ऐसे होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, तो किसको आना था? सेलर को। और सेलर ने क्या बोला कि मेरे पास सप्लाई नहीं है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है। नहीं, मैं नहीं आना चाहता, ठीक है। फिर दोबारा बायर ने बोला कि भाई हम तो पहले ही रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट पहुंचा के चुके हैं कि हम नहीं आएंगे, हाँ हम नहीं जाएंगे ऊपर। तो दोबारा एक डोजी बन जाएगा। तो फिर सेलर बोलेगा कि अब इसको आना है, बार बार डोजी नहीं बन सकते, बस 2 से 3 डोजी बनते हैं। फिर सेलर को कंटिन्यू करना पड़ेगा सप्लाई, क्योंकि सेलर में पैनिक आएगा कि यार बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तो सेल करो, नुकसान ना हो जाए, ठीक है। मतलब पैनिक होता है मार्केट में, सही है। इसलिए इसलिए बार बार डोजी नहीं बन सकते, मार्केट में पैनिक होता है। अगर बायर ने डोजी बोल दिया ना एक दफा, तो यहां पर इतनी सेलिंग आना शुरू हो जाएगी, इतनी के मार्केट बड़े स्ट्रांगली गिरेगी नीचे यहां से, क्योंकि मार्केट में नजर लगा के बैठे होते हैं वो ट्रेडर्स, कि थोड़ी सी भी हिंट मिलती है ना, तो वो उस हिंट को लेके मार्केट में अपने स्टॉक को खाली कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सही है सर, ठीक है। अब हम यहाँ पर गैप्स को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं आपको गैप्स दिखाऊं, तो आपको इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आपको बिल्कुल माइनर सा गैप नजर आ रहा है, लेकिन ये गैप अप है, ये गैप अप है। और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आपको गैप दिखाऊं, तो ये आपको शो हो रहा होगा, और इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में आपको गैप भी नजर आ रहा है। तो ये जो गैप्स होते हैं ना मार्केट में, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी एक मीनिंग होती है। जैसे कि ये हमारे पास गैप है, ठीक है। इसको गैप एसएनआर भी हम काउंट कर सकते हैं। अब आप यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। नंबर 1, ये गैप ऐसे गैप जो है ना ब्रेकआउट हुआ, ये गैप क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। इस ब्रेकआउट की वजह से मार्केट रिवर्स हुई। जब मार्केट रिवर्स हुई, तो ये कैंडल कहां पर क्लोज हो गई? जो गैप की एसएनआर है उसके अंदर क्लोज हो गई। अब किसको आना चाहिए था? सेलर को आना चाहिए था, राइट। सेलर्स लेकिन बायर ने कंटिन्यू किया, तो बायर ने दोबारा इस नीचे वाली सपोर्ट से सपोर्ट ली, और इसकी क्लोजिंग प्राइस और इसकी ओपनिंग प्राइस में आपको फर्क नजर आया, ठीक है। और बाकी में बायर ने कंटिन्यू किया, तो फिर यहां पर माइनस आया, एक गैप आपको शो करा दिया, ठीक है। एक ये रीजन। दूसरा,
गैप देखें, आपको ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में गैप नजर आया, ये देखें। अब देखें, ये एक पैटर्न है, चाहे ये पैटर्न कंट्रोल विक के अंदर आया है, कुछ भी आया है, लेकिन एक पैटर्न तो है ना ये। इस पैटर्न के बाद क्या आई, सेलर्स ने हमें इन्फॉर्म किया वी आर वीक और ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर सेलर्स को दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा तो सेलर्स ने क्या लगाया, गैप लगाया, यहां पर गैप लगा दिया। और अगर मैं यहां पर देखूं कि ये रिट्रेसमेंट की कैंडल क्यों आई थी, क्योंकि इतने इन्वर्टेड हैमर की कैंडल बने तो मार्केट कंटिन्यू करती है मोस्टली, ये रिवर्स नहीं होती। तो यहां पर भी एक गैप था, यहां पर भी एक सेलर के बीच में ये गैप था और इसी गैप का ब्रेकआउट हुआ है। ये ग्रीन कैंडल ने इस गैप का ब्रेकआउट किया, ये सेलर वापस आया मार्केट में, गैप की वजह से, ब्रेकआउट की वजह से मार्केट में ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने कंटिन्यू किया, दोबारा इन्होंने गैप लगाया। अब यहां पर इस तरीके से मैं ये वाला अगर गैप दिखाऊं आपको, ठीक है, आपको गैप के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा, इसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ये दो कैंडल के बीच में आपको गैप है। अब जब गैप है तो इसको जो भी ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में क्या आना चाहिए, रिवर्सल आना चाहिए। ये आपका मार्केट में रिवर्सल आ गया, क्योंकि ये गैप की एसएनआर है और इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में रिवर्सल आ गया। और फिर लगातार ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम ये गैप कर रहा है साथ साथ में। ठीक है, अब अगर मैं आपको इस दो कैंडल के बारे में बताऊं तो इन दो कैंडल के बीच में भी आपको एक गैप नजर आएगा। आप देखें तो ये वाला गैप और ये वाला गैप आपको मिलता है, और इस गैप को कौन ब्रेकआउट करता है, सेलर्स ब्रेकआउट करता है। सेलर्स ने एक दो एसएनआर को ब्रेकआउट किया, जो दोनों गैप वाले एसएनआर थी, तो बायर वापस मार्केट में मौजूद है, वो जो आ जाता है। फिर ऐसे ही अगर आप गैप्स को देखते जाएं तो गैप आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको अगर दिन के 10 से 12 ट्रेड करने हैं ना, ये आपका टारगेट है ना, तो गैप की स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल आपको काम करेगी। ऐसे आपको गैप मिला, इस गैप को जो भी ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट रिवर्स होगी। तो किसने इसको ब्रेकआउट किया, इस गैप को, सेलर्स ने, और मार्केट में बायर आ गए। और इसी गैप के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई, रेड की, तो फिर भी बायर आ गए। और ये ब्रेकआउट हुआ तो यहां से भी बायर आपको वापस मिल जाते हैं। देखो कि ये ऐसा तो नहीं है, सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि हर जगह पे ये कभी कभार हो, ये हर बार ऐसे ही हो रहा है। मतलब मार्केट में गैप की थ्योरी है तभी तो बुलिश हरामी का पैटर्न बना। अगर मार्केट में गैप की थ्योरी ना होती तो बुलिश हरामी पैटर्न क्यों बनता, आप ये सोचें बात। ये देखें, ये दो कैंडल के बीच में गैप है, अब इसका ब्रेकआउट होगा तो कौन आएगा, सेलर्स सर, सेलर्स। ये सेलर्स आ जाते हैं आपको। फिर इसी वजह से ये वाली कैंडल में इतना ज्यादा गैप नहीं है। अच्छा, ऐसा गैप हो कि जो आपको कम से कम नजर आए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइनर सा गैप हो, हम उसके ऊपर भी काम करें, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सकता वो। ऐसे में यहां पर अगर आपको गैप दिखाऊं तो इस गैप के ऊपर कौन क्लोज होता है, सेलर्स क्लोज होते हैं। अब किसको आना है, बायर्स को। बायर ने क्या बोल बायर। दिया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, और जब इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सेलर्स ने मार्केट को कंटिन्यू किया। अब जब कंटिन्यू किया तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये एक डोजी की एसएनआर के नीचे क्लोज हो गई। डोजी की एसएनआर के नीचे क्लोज हो गई तो अगली कैंडल को क्या बनना चाहिए था, बायर, बायर की। ग्रीन तो बनना चाहिए। सेलर ने कंटिन्यू किया तो गैप लगाया दोबारा। अब ये ओवरलैप गैप हो गया, हमने इसको ओवरलैप गैप को फिर लाइन लगा दी। अब जब भी ये लेवल ब्रेक होगी तो कौन आएगा, बायर, मार्केट में बायर्स के बाद सेलर आ सकते हैं। देखो ये इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ, इतना बड़ा, हालांकि ये टेस्ट भी हो चुकी है लेवल, ये इतना बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद आप देखो कि सेलर्स यहां तक आते हैं और बाउंस बैक होता है। क्या होता है, फिर बाउंस बैक होता है, और इतनी माइनर सी कैंडल। लेकिन ये कैंडल मैं समझता हूं कि डोजी है। अगर हम कहीं कहीं पर दूसरी किसी डेटा पे देखें तो ये हमें डोजी कैंडल जरूर मिलती है। तो देखो इतना ज्यादा फर्क है, किसकी वजह से, बहुत पहले गैप लगा था, वो इतना गैप यहां पर अगर ब्रेकआउट होता है तो उसका भी रिएक्शन यहां पर हमें मिलता है। फिर इस मार्केट के अंदर देखें तो जहां जहां पर गैप लगते हैं तो वहां पर मार्केट कंटिन्यू करती है, तो वो भी एक रीजन है। यहां पर देखें, ये वाला एक गैप है, और इस गैप को किसने ब्रेकआउट किया है, बायर्स ने, और मार्केट नीचे की तरफ आती है। एक तो ये रीजन बन गया। दूसरा, यहां पर देखो कि इस बायर के अंदर भी गैप है,
ठीक है, और इसको जो ब्रेकआउट करेगा तो कौन आएगा, बायर बनेगा। ठीक है, फेल भी हो सकता है कभी कभार, जैसे कि ये वाला ब्रेकआउट है। ठीक है, इस ब्रेकआउट को आपने देखना है कि बायर ने ब्रेकआउट किया, तो अब बायर को अगर कंटिन्यू करना है तो बायर को दोबारा गैप लगाना पड़ेगा। अगर गैप नहीं लगेगा तो सेलर मार्केट में आ जाएगा। अब आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करो तो इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस एंड अगली कैंडल की ओपनिंग प्राइस में आपको थोड़ा सा माइनर फर्क नजर आएगा। तो इन्होंने इस तरीके से कंटिन्यू किया, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू किया तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, नहीं करें। लेकिन अगर सेम होता तो यहाँ पर सेलर्स आ सकते थे। तो स्ट्रेटजी कोई भी 100% नहीं होती, हमने ये अपना माइंड बना के रखना है कि हमारी स्ट्रेटजीज फेल भी हो सकती हैं। ठीक है, कहीं पर अब और आपको मिले, आप इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे। अच्छा, कॉटेक्स की मार्केट में जाएंगे तो पॉसिबल है कि आपको गैप्स कम नजर आए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो गैप्स आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर हाँ एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो, ट्रेड आप कॉटेक्स के ऊपर कर सकते हो, तो आप ऐसे करें तो कोई मसला नहीं है। ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स होती है, तो देखो ब्रेकआउट मतलब कि गैप की ऐसे ना कितनी इंपॉर्टेंट है, ये इनविजिबल है। अब ये चीज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं, वो चीज को फोकस करें। जो मार्केट दिखाना चाहती है ना वो नहीं देखो, जो मार्केट आपसे छुपाना चाह रही है उसको देखने की कोशिश करो। तो ये गैप्स के अंदर कितना राज छुपा हुआ है, ये मार्केट आपसे छुपाना चाह रही है, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स को तो पता नहीं होता। तो आप उन चीजों को फोकस करें जो मार्केट में दिखती नहीं है। जी सर, ये गैप जी जैसे आगे मार्केट चलती है कितना लंबा समय तक ये काम करता है? हम वन टाइम यूज करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी एसएनआर या कोई भी सेटअप बताता हूं, मैं कहता हूं कि वन टाइम यूज करो, दोबारा नया सेटअप बने फिर दोबारा से ट्रेड करो। इसको लगातार ऐसे लगा के नहीं रखेंगे पीछे से जाके कि अब जब भी इसको ब्रेकआउट करें तो हम इसको ट्रेड करें, ये फिर इफेक्टिव नहीं रहेगा। वन टाइम रिसेंटली जहां पर बने आप वहां पर इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट, ये वाला गैप है, ये माइनर सा गैप है, वो भी काम कर लेता है। और इसके ऊपर अगर गैप देखो तो ये भी गैप है, ये भी आपका गैप काम करता है। ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स होती है, ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट रिवर्स होती है। देखो कि इसी जगह से सेलर स्टार्ट होते हैं जहां पर गैप है, मतलब कि है कुछ यहाँ पर एक एसएनआर है जो छुपी हुई है। ठीक है, ये एसएनआर छुपी हुई है, ये एक गैप को ब्रेकआउट करती है और दूसरी गैप के एसएनआर के नीचे क्लोज होती है। हालांकि सबका क्या होता है, वो ये देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक तो बायर आएगा, वो देखते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है तो बायर कंटिन्यू करेगा। लेकिन आप देखें कि बिल्कुल एक्यूरेट कैसे ये गैप्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप एसएनआर को यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में मजीद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अभी एक दिन या 1.5 दिन मजीद जो है ना, अभी एसएनआर के टॉपिक चलेंगे, फिर और भी कुछ है, विक ओवर विक है, वो भी हम पढ़ेंगे। यस सर, हेलो जी, सुन रहा हूँ ब्रदर, सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे कल वाले में से एक क्वेश्चन था, वो मुझे जल्दी पूछना था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैं आपसे वो नहीं पूछ सका। सर, जैसे कि आपने कल हमें रेफरेंस वाला पैटर्न बताया था कि रेफरेंस 1, 2 और 3। तो जैसे रेफरेंस 1 में आपने कहा कि मतलब बायर्स की या सेलर्स की डिमांड खत्म हो जाती है, तो एक सिंगल कैंडल को देखकर फिर उसके बाद सर 2 बननी चाहिए या 2 से ज्यादा भी बन सकती हैं? 5 भी बन सकती हैं, 6 भी बन सकती हैं, लेकिन वो ट्रैप हो सकता है, वो ट्रैप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि ये स्टॉप हुआ, राइट, फिर रेफरेंस 2 बना, तो आपने ये ट्रेड कर लिया, आपका विन हो गया। अब उसके बाद भी बनता है, वो भी विन होता है, उसके बाद भी बनता है, वो भी विन होता है, लेकिन ये बहुत कम बनता है, ये बहुत कम बनता है। हम इस पे ट्रेड करेंगे कभी विन, नहीं तो मोस्टली लॉस होगा। तो हम सिर्फ रेफरेंस 3 तक जा सकते हैं। चीजों को हम थोड़ा सा अलग तरीके की नजर से देखेंगे, क्योंकि अगर बार बार एक ही चीज के ऊपर ट्रेड करते रहे तो लालची बन जाएंगे। लालची नहीं बनना यहाँ पर, हमें जो है ना थोड़े से ऐसे सेटअप पे ट्रेड करना है जो ज्यादा एक्यूरेट हो। तो बार बार ऐसे मार्केट बन सकती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये बायर के बाद ये रेफरेंस 1 बना, ये रेफरेंस 2 बना, और ये रेफरेंस 3 के ऊपर हमने ट्रेड किया, सही है। साथ में रेफरेंस 4 भी तो बना, वो भी तो विन हुआ, लेकिन रेफरेंस 5 फेल हो गया ना। ठीक है, और इसी तरीके से हम रेफरेंस को देखेंगे मोस्टली, के रेफरेंस हम
क्योंकि मार्केट के ना एक वेव का एनालिसिस है कि अगर इंपल्स बनता है तो 8 से 12 कैंडल ऊपर जाती है। कितने? 8 से 12। करेक्शन बनता है तो 3 से 4 या 5 कैंडल नीचे की तरफ आती है। तो अगर यहाँ से एक वेव बन रहा है तो 12 कैंडल अगर हो गई तो अब किसी वक्त भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है ना। तो इसलिए हम बस एक ही रेफरेंस को 3 कैंडल के अंदर तक ट्रेड करेंगे, मजीद ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, कब ट्रेड करेंगे? अगर ये कंसोलिडेशन मार्केट में हो तो फिर आपको 10 से 15 कैंडल ट्रेड करने को मिलती हैं। कंसोलिडेशन मार्केट में, ट्रेंड में तो नहीं करेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, सर एक पूछूं मैं? बस एक सवाल पूछो, उसके बाद फिर हेलो। बंद करेंगे क्लास। जी पूछे। हाँ सर, ये IQ ऑप्शन में ना, आप जैसे ये पैटर्न है ना आपका, मतलब दिख रहा है जैसे कैंडल्स पीसी में, वैसे IQ ऑप्शन के मोबाइल में नहीं दिखता। तो मोबाइल में तो नहीं दिखेगा ना, मोबाइल का तो एप्लीकेशन के अंदर आपको सिर्फ डिजिटल दिखेगा, बाइनरी भी नहीं दिखेगा। तो आपको कंप्यूटर, क्योंकि ये तो सर कंप्यूटर पे ट्रेड वेबसाइट, करना होता है, वेबसाइट के ऊपर। हाँ या तो फिर आप वेबसाइट पे दिखता है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मोबाइल पे हाँ यूज करना है तो फिर आप वेब के ऊपर यूज करेंगे, मतलब को गूगल क्रोम के अंदर ओपन करके वहां पर ट्रेड करोगे तो फिर वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ मोबाइल की एप्लीकेशन पे ट्रेड करोगे तो फिर उस पे सिर्फ आपको डिजिटल मिलेगा, बाइनरी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आती हैं। ऐसे आप करें कि आप कंप्यूटर के ऊपर ट्रेड करें, ट्रेडिंग कंप्यूटर पे होती है। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं कितनी बड़ी है, तो अगर स्क्रीन बड़ी ना हो तो फिर इंफॉर्मेशन ही नहीं आएगी ना। अगर एक मोबाइल की स्क्रीन के अंदर कितनी 8 से 10 या 12 कैंडल आएंगी ना, उसमें क्या हम देख सकेंगे? तो उसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ, मजबूरी हो सकती है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, वो फिर मोबाइल पे यूज करता है, लेकिन फिर वो मोहतात होकर ट्रेड करे, समझ के ट्रेड करे और थोड़े से ट्रेड करे, ज्यादा ट्रेड ना करे। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू।